सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी साथीगण जल्दी से जुट जाइए। जो जिसके लिए हम आज टारगेट कर रहे हैं जिसको, वो है हमारा बीएसटीसी एंड पीटीईटी का जो टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज किसका है? तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट है। और इसमें मैंने जो है ना साथियों, क्या इसमें स्पेशल है? तो इसमें स्पेशल ये है कि मैं टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ रोजाना। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं, और ये बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में काम में आएगा, ठीक है ना। दोनों के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ आपको। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको 150 में से 140 से ऊपर नंबर देने की योग्यता रखती है। तो आप इसको ज़रा सा मजाक में मत लेना। और अगर आप टेस्ट सीरीज की व्याख्या, जो मैं ये टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ ना, इसकी व्याख्या अगर आप ध्यान से सुन लेते हो ना, तो ये मान के चलो कि आपके अधिकांश प्रश्न सही हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखो मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मेरे को बोलना पड़ रहा है कि मैं आपके लिए, देखो रोजाना तो मैं प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। रोजाना मेरी शैली क्या रहती है? प्रश्न नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज मैं प्रश्न नंबर 0 से क्या करूँगा? 0 से स्टार्ट करूँगा। आप सोच रहे होंगे गुरुजी 0 प्रश्न कैसे लेकर आए आप? तो यही तो मैं बताने वाला हूँ कि ये प्रश्न जीरो, जो 0 नंबर का जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, हमारे इस सृष्टि में, इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी तक ये प्रश्न जो है ना किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक, चाहे गाइड हो आपके पास, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके पास मॉडल पेपर हो, उसमें नहीं मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 0 बहुत खतरनाक प्रश्न है, इससे सावधान होकर उत्तर दें। तो चलिए, क्या है प्रश्न नंबर? मैं 0 लेकर आता हूँ। आप सोच रहे हो कि गुरुजी इतना कैसा प्रश्न है? तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। चलो लेकर आता हूँ प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 0 ये आ चुका है। देखो प्रश्न नंबर 0 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा छोटा कर लूँ इसको। ये प्रश्न जो है ना, ये 0 ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है। देखो बहुत बड़ा बनाया है मैंने, इसलिए इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखो मैंने छोटा कर दिया इसको। अब ये साहब आपसे पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि देखो क्या प्रश्न नंबर कौन सा है? 0। मैं कभी नहीं लेके आता 0 प्रश्न, ये पहली बार लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 0 क्या है? ये कहना चाहता है कि अभी तक ऐसे कौन कौन से मेरे साथीगण हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए है, हाँ सर मैंने कर लिया है सब्सक्राइब, तो अब करूँगा, अभी तक नहीं किया है सर, मैं सोच रहा हूँ कि सब्सक्राइब करूँ कि नहीं करूँ। सब्सक्राइब कर लिया और कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया है, जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। सभी जने कमेंट करेंगे मेरे को। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो उसका सिलेक्शन चाहता है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ का मीनिंग निकलता है यहाँ पे। अगर वो सिलेक्शन चाहता है ना अपना, तो निश्चित तौर पर कमेंट करके मेरे को बताएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। तो क्या है आपका? देखो ऑप्शन सही देना, ईमानदारी से देना, ये आपकी ईमानदारी का परख किया जा रहा है यहाँ पे। अभी आप मान लो लगा दो कि हाँ सर मैं जस्ट अभी सब्सक्राइब किया, लेकिन ऐसा नहीं। देखो जो आपने वास्तव में सत्य बताना है, आपको क्या बताना है इसमें? सत्य बताना है, जो भी है सत्य बताना है। देखो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप अगर बोले कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, जो भी है ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। देखो चलो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर देखते हैं सभी जने, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है ये, देखो क्या इसका उत्तर है ये, आप सभी विद्यार्थी देंगे। ध्यान रखना चाहती हूँ, पहले जब हम पढ़ते थे ना, एक देखो थोड़ा मजा ले लेते हैं फिर पढ़ते हैं आराम से, ठीक है ना, मजा आनंद भी आएगा फिर पढ़ने में। जब हम पढ़ते थे और पहले पासबुक में लिखा होता था ना कि इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करे, तो ये वाला प्रश्न था ये। तो चलिए अब हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। हंसी मजाक बहुत हो गई, हंसी मजाक के लिए लिया था, कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था इसका लाने का, लेकिन ये जो है आपके काम की बात है, वो तो मैंने ऐसे कॉमेडी के रूप में लिया था, ताकि आप क्या करो, थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाए और आप सही सही उत्तर दे पाओ। तो देखो पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, बिल्कुल सभी जने सीरियस हो जाएंगे। अब हम हमारे कंटेंट की बात करते हैं। जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो जल्दी से सभी जने सीरियस हो जाएंगे। देखो पहला प्रश्न जो आपसे ये कहना चाहता है, प्रश्न नंबर 1 है, ये कहना चाहता है साहब आपसे, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं? देखो मैंने जब भी पहले बात बता दी कि आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण अभिरुचि, और शिक्षण अभिरुचि को आप जब भी सोल्व करते हो ना, तो अपने आप को एक टीचर मान के इसको सोल्व करना। तो साहब ये आपसे कह रहा है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता का मतलब हो रहा है कि आपकी क्लास में, आपका जो विद्यालय है, आपकी क्लास है, पूरी तरह से अनुशासनहीन है। अनुशासनहीन का मतलब होता है अनुशासन बिल्कुल नहीं है, उत्पन्न हो गया है। और ये इसका कारण क्या है? आप इसका क्या कारण मानते हो? गरीबी और बेरोजगारी? अरे मेरे को एक बात बताओ साहब, गरीबी और बेरोजगारी से अनुशासनहीनता का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा साहब, ठीक है। अब चलते हैं हम शिक्षा प्रणाली की विषमता, इसको थोड़ा थोड़ा मानते चलो, ठीक है, इसको होल्ड कर देते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तब ये
जो है ना तबला, तबाला का मतलब जो होता है ना साथियों, ध्यान देना है, तबादला जो है ना, तबादला का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, तबादला का मतलब होता है स्थानांतरण, ट्रांसफर। मतलब हम नहीं बोलते कि उसका, उसको तो क्या, उसकी तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं बदली कर दी उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे गणित के टीचर की तो बदली हो गई। बदली का मतलब होता है साहब, ध्यान देना, इसी का ये पर्यायवाची है क्या, तबादला। तबादला किसका पर्यायवाची है, तो बदली का। इसको क्या बोलते हैं हम, स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। तो ये शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन स्थानांतरण, ये भी देखो एक, ठीक है बिल्कुल, ये कारण भी बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान देना। तो ये और क्या है इसमें, अध्यापक है, अध्यापकों में जिम्मेदारियां जो होती हैं, उसका जिम्मेदारी का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी जने आंसर देंगे इसका। साथ ही मैं आपको बता दूं देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसके 3 नंबर मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। ये अगर कोई करता है ना 2 नंबर, ये ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। सी जो ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। यदि आपके आए दिन लगातार आप शिक्षा अधिकारी है, जैसे बीओ है, जो भी आपके अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे जो बैठता है वो अधिकारी है, रोज आप उसको बदले करो, उनका ट्रांसफर करो, तो उनको मतलब उनको चिड़चिड़ापन होएगा, और मतलब वो क्या है कि उससे विद्यालय भी प्रभावित होगा। तो और इसका 1 नंबर ये हो जाएगा, इसका 0 नंबर ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखो साथियों, ध्यान देना, मैं आपको हर एक चीज़ की व्याख्या सहित क्या बताता हूँ, उसके नंबर भी बताता हूँ, ताकि कितने नंबर किस ऑप्शन के मिलेंगे आपको, ताकि आप अपने नंबर भी जोड़ पाओ, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। जिम्मेदारी का अभाव का मतलब होता है साथियों, ध्यान देना, कमी। अभाव का मतलब क्या होता है, कमी। और कमी का मतलब, जिम्मेदारी तो आप जानते हो कि जो अध्यापक हैं उनकी जिम्मेदारी में अगर कमी होगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा, अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न 0% जो है, 0% का सभी जने मेरे कमेंट दे देना। ध्यान रखना, कोई कमेंट नहीं देगा ना तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, मैं बता दूं पहले। ये एक आपको ध्यान देना, ये शिक्षक आपको क्या, इसको आप श्राप समझो तो श्राप समझ लेना, और बद्दुआ समझो तो बद्दुआ समझ लेना, जो भी समझो समझ लेना। लेकिन जो भी क्वेश्चन नंबर 0 का 0 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 0 जो मैंने करवाया उसका आंसर नहीं देगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी आज। अब ध्यान रखना, इसका सकारात्मक पहलू भी हो सकता है, लेकिन रात में नींद नहीं आएगी, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर दूसरा जो है, प्रश्न नंबर दूसरा ये कहना चाहता है आपको कि शिक्षक जो है ना, शिक्षक का मतलब है टीचर है, टीचर के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार। मतलब कि अधिकार का मतलब होता है जो टीचर है ना, टीचर जो शिक्षक है उसके कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन कौन से अधिकार नहीं होने चाहिए, या उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर पहला जो है ये कहना चाहता है, ऑप्शन नंबर ए है, ये कहना चाहता है शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए। शिक्षकों का यूनियन का मतलब होता है साथियों, ध्यान देना, यूनियन क्या होता है, ये यूनियन का मतलब होता है संघ। और संघ का मतलब क्या होता है, एक समिति होनी चाहिए, यानी एक कमेटी होनी चाहिए इनकी को, जो क्या करे, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो क्या ये होनी चाहिए क्या। फिर दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसमें ये है कि देखो, शिक्षकों के अधिकारोों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, ठीक है साहब, इसको भी देखेंगे अभी। फिर अगला प्रश्न सी जो ऑप्शन है ये कहना चाहता है, सी ऑप्शन हमसे ये कहना चाहता है शिक्षक हैं, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। और फिर है कि शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए। तो देखो इसमें और इसमें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में तो कोई विशेष अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्ट कहो चाहे आप क्या कह दो, एक्ट कह दो चाहे आप क्या कह दो, आप संघ कह दो, बात वही है कि एक्ट का क्या मतलब कानून हो जाएगा, और इसका मतलब क्या संघ भी तो वही उसी तरह से काम करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आने वाले हैं नहीं। अब साहब इसमें आता है कि ध्यान देना, सम्मान हमेशा से, देखो ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक है और शिक्षक का जो अधिकार है उनका सम्मान हमेशा से होता आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। तो साथियों क्यों होगा, क्योंकि देखो जो एक अध्यापक है, अध्यापक के अधिकारों की रक्षा जो है ना वो एक समाज ही कर सकता है। कि अधिकार मतलब अध्यापक के, देखो क्यों कैसे कर सकता है, मैं इसको बताऊँ आपको। सरकार जो भी अध्यापक को निर्देश देती है ना, सरकार जो भी अध्यापक को, ये स्कूल है और स्कूल के अंदर अध्यापक रहते हैं, आपको पता है अध्यापक बच्चे सब रहते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो भी अधिकार होते हैं ना शिक्षक के, वो कौन देती है, सरकार देती है। और सरकार को कौन देते हैं, अभिभावक देते हैं। अभिभावक कहाँ से लाते हैं, समाज से लाते हैं। तो बताओ ये चीज़ समझ में आई नहीं है आपको। अब मैं चलना चाहूँगा तीसरे प्रश्न की ओर। देखो तीसरा प्रश्न लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। मेरे सभी भाई बहन, मेरे साथीगण, मेरे मित्र, मेरे दोस्त सब वेट कर रहे थे, ये प्रश्न आ चुका है। देखो प्रश्न क्या आया, प्रश्न ये कहना चाहता है आपको कि छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप एक अध्यापक हो और आप छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं बेचारे, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, उनको आप क्या करोगे, मतलब अधिक योग्य का मतलब होता है कि आप उच्च ज्ञानी विद्वान बनाने के लिए उनको क्या करोगे। तो उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए कहना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए। ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं पढ़ ले इसको नकल करना, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखो, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, उन्हें अधिक
लाड प्यार करना चाहिए। तो साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राजस्थान में हमारी कहावत भी है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। पूत का मतलब होता है पुत्र के जो मतलब लक्षण होते हैं ना, लक्षण लक्षण का मतलब होता है उसके गुण जो होते हैं ना, ये पालने में दिख जाते हैं, यानी कि मतलब बाल्यावस्था में दिख जाते हैं। अब आप सोचोगे अगर बालक को आप अधिक लाड प्यार करोगे ना, तो बालक क्या है कि मतलब उसको जो मतलब हमारी आवश्यकता है, हम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं उसको वो महसूस ही नहीं कर सकेगा, और बालक पूरी तरह से बिगड़ता चला जाएगा, और बालक अधिक योग्य तो नहीं, वो अधिक कायर बन जाएगा। यह 100% मनोविज्ञान कहता है इस चीज़ को, ध्यान देना साथियों। मनोविज्ञान हमारे मन का विज्ञान है। ये चीज़ कहता है कि बालकों से आप अधिक लाड प्यार करोगे तो बालक निश्चित तौर पर बिगड़ेगा। 100% है कि बिगड़ेगा ही सही है। क्यों? क्योंकि उसको देखो, कोई चीज़ की जब कोई व्यक्ति किस चीज़ को कब सीखता है, जब उसको उस चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है ना, तब उस चीज़ को वो सीखता है, उस चीज़ की वो केयर करता है। जैसे मान लो अभी आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप नौकरी का बहुत ही आदर करते हो, लेकिन जिस दिन आपके पास नौकरी आ जाएगी ना, तो फिर आपको मतलब इतना नहीं रहेगा नौकरी से लगाव। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, उसका हम क्या करते हैं, हम आदर बहुत करते हैं उसका। तो ये तो गया ऑप्शन काम से। और दूसरे से नकल, ये बात ठीक है, चलो उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। साथियों सबसे मनोविज्ञान इसी चीज़ को कहता है कि सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि छोटी उम्र के जो बालक बालिका हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप अच्छे वातावरण में, अब अच्छे वातावरण का मतलब क्या होता है साहब? तो अच्छे वातावरण का मतलब ये होता है कि आप अगर छोटे से बच्चे हैं, उनको बेचारे अंधेरे कमरे में रख रखा, पूरे दिन भर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके कमरे में पढ़ रहे हैं, देखो उनका विकास अच्छा नहीं हो सकता, वो अधिक योग्य नहीं बन सकते। भले वो पढ़ाई में आगे निकल जाए, वो हो सकता है वो 100 में से 100 नंबर ले, लेकिन वो अधिक योग्य नहीं बन सकते। केवल उनकी सोच जो है ना, उन किताबों तक की सीमित रह जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलना चाहते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर चलना चाहते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? चौथा प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको बताना है कि क्या बताना है आपको, किसी व्यक्ति का चरित्र किसी कोई भी व्यक्ति है, देखो किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आप क्या मानते हैं? जल्दी से बताइए मुझे, क्या मानेंगे आप? देखो पहला आता है कि पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, और विद्यालय के परिवेश से। तो मेरे साथीगण कुछ ये सोच रहे हो कि सी ऑप्शन तो, लेकिन सी ऑप्शन को अभी होल्ड कर देते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए मुझे। देखो साथियों ध्यान देना, कोई भी बालक है या व्यक्ति है, उसके चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसके पारिवारिक परिवेश से। पारिवारिक परिवेश का मतलब हो गया उसके जो परिवार होता है ना, परिवार का जो परिवेश होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कैसे होता है मैं आपको ये चीज़ समझाऊं। देखो अगर कोई बालक गरीबी में जन्म लिया बेचारे ने, और वो इतनी गरीबी में है कि वो सही से मतलब अपने इच्छाओं की भी पूर्ति भी नहीं कर सकता, जो मतलब बहुत आवश्यक इच्छा है उनको भी पूर्ति नहीं कर सकता, तो उस बच्चे की हर इच्छा का क्या होगा? दमन होगा, और बच्चा आगे जाके बोल नहीं पाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये कि बड़े स्टेज पे नहीं जा पाएगा, और वो बच्चा लीडरशिप का काम नहीं कर सकता है। वो बच्चा बस अपनी भावनाओं को क्या करेगा? सिकुड़ता रहेगा, और वो बच्चा क्या करेगा? मतलब कि उसका चरित्र अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? ध्यान देना, अच्छे परिवार से, जो अच्छे परिवार का मतलब क्या हुआ कि ध्यान रखना, अगर परिवार में धन बहुत है लेकिन लड़ाई झगड़े भी बहुत है, तो उस बच्चे का विकास अच्छा नहीं हो सकता। अच्छे परिवार का मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, परिवार में जो हमारा परिवार है उसमें कलेश वगैरह लड़ाई झगड़े इतने नहीं है, माता पिता में आपस में इतने मतलब आप लड़ाई झगड़े नहीं है, तो उस बच्चे का क्या होगा? मतलब उसका चरित्र बहुत अच्छा होगा। तो क्या आ जाएगा? पारिवारिक परिवेश इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 3 नंबर प्राप्त करने हैं तो इसको लगा देना, ठीक है ना। अब मैं चलना चाहूँगा 5वें प्रश्न की ओर। साहब 5वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है। 5वां प्रश्न ये आ गया, देखो क्या कहना चाहता है आपसे। 5वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि शिक्षण समस्या को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की होनी चाहिए, अभिभावक की होनी चाहिए, शिक्षकों की होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए? अरे वाह, ये तो ऑप्शन बहुत खतरनाक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ध्यान देना साथियों, शिक्षण समस्या, शिक्षण समस्या का मतलब होता है, शिक्षण का मतलब होता है, ध्यान देना, हमारी पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई, इसी का नाम दूसरा नाम क्या है? शिक्षण है। तो समझ में आया होगा, पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? शिक्षण है। शिक्षण समस्या का मतलब होता है प्रॉब्लम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। और इसी को और भी सिंपल भाषा में बोलना चाहे तो बाधा, क्या बोल सकते हैं हम? बाधा। तो अब आप खुद बता दो, अगर आपको पढ़ाई में बाधा आ रही है तो इसका क्या प्रधानाचार्य करेंगे? नहीं करेंगे। अभिभावक करेंगे? नहीं करेंगे। कौन करेगा? शिक्षक करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अब छठे प्रश्न की ओर चलता हूँ। छठा प्रश्न स्क्रीन पर आता है। देखो छठा प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है साहब आपको बताना है कि असामाजिक लोगों के साथ, असामाजिक लोग है, असामाजिक लोग उन लोगों को कहते हैं जो समाज में बनाए गए नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि हमारे समाज ने कोई नियम बना रखा कि मान लो कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं है, हमारे समाज ने मान लो नियम बना दिया ये, और हम क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं, तो ये क्या है? असामाजिक हो गया। क्या हो गया ये? असामाजिक। तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है तो मिलनसार, मिलनसार का मतलब होता है आप उनसे मिलेंगे, बातें चीतें करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, ऐसा
या फिर सुधारक के रूप में। आलोचना का मतलब होता है साथियों सही क्या है और गलत क्या है इसके रूप में, और सामान्य रूप से। तो कैसा होगा जल्दी से बता देंगे मुझे। देखो साथियों ध्यान देना, असामाजिक लोग जो है ना उनके प्रति हमारा हमेशा हमेशा के लिए व्यवहार उनको सुधारक के रूप में होना चाहिए, मतलब कि वो सुधर जाए ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। अब मैं सातवें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो सातवां प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ मैं। मेरे सभी साथीगण मित्र आराम से इस टेस्ट को ज्वाइन करें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे जो मालव सर हैं वो राजस्थान का मतलब राजस्थान के विद्वान कहा जाता है उनको। साथियों मालव सर के बारे में आपने अभी तक सुना होगा या नहीं सुना ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मालव सर को मतलब ज्ञाता कहा जाता है उनको। देखो उनकी विद्वानता मैंने दूर दूर तक देखी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं क्यों ना उनको, देखो मेरे थोड़ा रिलेशन में भी हैं तो इसलिए वो, वरना क्या पता उनका, लेकिन वो थोड़ा रिलेशन में है मेरे, तो इसलिए उन्होंने मैंने बोला कि सर थोड़ा बहुत टाइम डॉक्टर साइंस के लिए निकालो। तो उन्होंने केवल वो बीएसटीसी की जीके की टेस्ट ही सोल्व करवाते हैं, तो आप उनको देखना एक बार जाके, देखिए कैसी है, और कमेंट भी करना कि कैसा लगता है आपको। तो देखो प्रश्न नंबर 7वां जो आपसे ये कहना चाहता है कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार। पहली बात तो मैं बता दूं, वांछनीय का मतलब होता है सही। वांछनीय का मतलब क्या होता है साथियों, सही, ठीक है ना। वांछनीय का मतलब होता है सही। तो आप मेरे को बताइए, देखो समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्यों होगा, क्योंकि समाज जो है ना, समाज में छात्रों की भागीदारी जो होती है ना वांछनीय, सही यही होती है कि आप समाज में वो क्या करें, सहयोग करें। सही का मतलब क्या होता है कि वो समाज में जब सहयोग करेंगे तो ही, मतलब समाज में वो क्या करेंगे साथियों, समाज में वो क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी तो उनकी जो ये भागीदारी होगी यानी जिम्मेदारी होगी वो सही होगी। समझ में आया कि नहीं आया। अवांछनीय आ जाता तो गलत हो जाती है। अवांछनीय का मतलब क्या होता है, गलत। अब जो मैं चलना चाहता हूँ, प्रश्न नंबर आता है आपका, देखो कौन सा आता है, 8वां प्रश्न आता है साहब। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। मैंने इस पर मैं लिखना भूल गया, मेरे को लिखना चाहिए, मैं भूल गया, लेकिन मैं अब लिख देता हूँ। ध्यान देना, आया हुआ प्रश्न है, पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है ये, तो रिपीट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि रिपीट नहीं हो सके। पहले तो पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, ये सब जने लगा लेंगे। अब ध्यान देना, इसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो प्रश्न ये 8वां है, ये कहना चाहता है आपसे कि अपने बच्चे, ध्यान रखना, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए, अपना बच्चे को, व्यवसाय का मतलब होता है साहब उसका जो धंधा जो है ना, धंधा वाला, वो टीचर बनेगा या मास्टर बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर वो क्या व्यापारी बनेगा, या फिर वो मजदूर बनेगा, क्या बनेगा। तो अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। तो किस विचार से हम सहमत होंगे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, उसके पास बड़ू जैसा अनुभव कहाँ होता है। मतलब इस विचार को सहमत करेंगे, बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना, ये सभी। तो साथियों ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जने स्क्रीनशॉट जरूर लेना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होता है साहब हमारा ऑप्शन नंबर किसको जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। ध्यान देना साथियों, जो एक मतलब बच्चे जो होता है ना, बच्चे को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मान लो कि कोई बालक मास्टर नहीं बनना चाहता, मास्टर का मतलब होता है मास्टर नहीं बनना चाहता है, और आप उसको जोरी जबरदस्ती, जैसे कि आपके पड़ोस में कोई मास्टर बन गया तो आप उसको मास्टर बनाने के लिए बोल रहे हो, तो कोई अच्छा नहीं है। आजकल हमारे समाज में बहुत चल रहा है साथियों, हमारे समाज, हमारे मतलब देश में कह सकता हूँ मैं, ये बहुत चल रहा है कि अगर मान लो कोई बच्चा डॉक्टर बन गया तो हम भी उसको पीछे पीछे उसको डॉक्टर धकेल रहे हैं। अरे यार एक बार बच्चे की रुचि तो जान लो। मान लो अगर वो बच्चा बहुत बड़ा कर सकता है, देखो ध्यान रखना, अगर ये हमारी क्या, हमारी भेड़ चाल जो अगर हम बिगाड़ देना, ये भेड़ चाल जो हम मिटा देना, तो हर एक बच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है, हर एक बच्चा मोदी जी बन सकता है, हर एक बच्चा योगी जी बन सकता है, हर एक बच्चा स्टीफन हॉकी बन सकता है, और हर एक बच्चा इस समाज का सबसे बड़ा समाज सेवी बन सकता है। लेकिन क्या है कि हम ये भेड़ चाल है, बस वो मास्टर बन गया, तू मास्टर बनेगा, नहीं बनेगा मैं तेरी पिटाई करूंगा, क्यों नहीं बनेगा तू। तो इस कारण से ध्यान देना, इस कारण से क्या होता है, बच्चों को उनके व्यवसाय चुनने की रुचि जो है ना, उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार है, उनको क्या करना चाहिए, व्यवसाय चुनने में मदद करनी चाहिए। साथ ही ध्यान देना, मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मेरे को कोई भी मेरे से कोई राय लेता है कि गुरुजी मैं आगे क्या करूँ, तो मैं उसको यही कहता हूँ, भाई तेरी रुचि किस में है। पहले मैं उसको यही क्वेश्चन करता हूँ, तेरी रुचि किस में है। मेरे से कोई भी पूछता है गुरुजी मैं पढ़ाई करूँ नहीं करूँ, तो भाई तेरी रुचि किस में है। वो बोलता है सर मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भाई तेरे को पढ़ाई, तेने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, पर्याप्त है, ठीक है ना। अब आगे अपने कोई व्यवसाय के लिए जिसमें तेरे को रुचि हो, उसी दिशा में मैं उसको भेजता हूँ। मेरी यही खासियत है साथियों, ठीक है ना। अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर,
मैं चलना चाहता हूँ, देखो कि कौन से प्रश्न की ओर साहब चलना चाहूँगा, 90 प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न ठीक है, कौन सा है देखो देखना। 90 प्रश्न ये है कि दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है। मतलब आपको दुख हो या सुख हो, आपको कैसे रहना चाहिए? दुख में तो दुखी और या फिर सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। और ध्यान रखना सुख में खुशी रहना चाहिए। तो साथियों ध्यान देना, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन इसका नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि दोनों स्थितियों में चाहे दुख हो और चाहे सुख हो हमें एक समान रहना चाहिए। ध्यान रखना, देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनना प्रश्न को। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि कृष्ण मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसा मेरे मतलब ऐसी कौन सी लाइन में बोलूं कि मेरे को दुख में दुख का एहसास न हो और सुख में सुख का एहसास न हो। तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि देख, कृष्ण अर्जुन को बोला कि देख अर्जुन, बात ऐसी है, तेरे को जब भी सुख का अनुभव होता है तो तुम बोलना कि ये वक्त निकल जाएगा, और जब भी तेरे को दुख होता है तो तू बोलना ये है वक्त निकल जाएगा। तो देखो दोनों स्थितियों में स्थिति क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो समझ में आया ना, ये बात गीता से थी तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर? मैं चलना चाहूँगा साहब 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। देखो 10वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। और प्रश्न बहुत शानदार है साहब, उत्तर देने में आपको कठिनाई हो सकती है, प्रश्न बहुत अच्छा है। तो इसका देखो मैं बता दूं आपको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा बी को। ध्यान देना चाहती हूँ, लड़कियां हो चाहे लड़के हो उनको शिक्षा उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो आत्मनिर्भर बन सके। क्यों? क्योंकि आजकल की शिक्षा जैसी शिक्षा कभी मत दो बच्चों को कि जैसे बेरोजगारों को जन्म दे सके, ठीक है ना। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके बारे में हमारे गांधी जी ने क्या दी थी? तो बुनियादी शिक्षा दी थी। क्या दी थी इन्होंने? बुनियादी शिक्षा दी थी। ये भी ध्यान रखना आपको, बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी बुनियादी शिक्षा, ठीक है ना। बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। क्या दी थी उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। तो अब मैं चलना चाहूँगा साहब प्रश्न नंबर हमारे कौन से 11वें की ओर चलना चाहता हूँ। 11वां प्रश्न भी स्क्रीन पर आता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। प्रश्न बड़ा है तो जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए सभी जने। प्रश्न आपसे कहना चाहता है, देखो प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, न्यायालय की बात कराए। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं मतलब कि देखो ध्यान रखना, पहले बच्चों को ऐसा मारा जाता था ना कि एक शिक्षक उसकी चमड़ी उधेड़ देता था, इतना मारता था बच्चों को। मतलब डंडे के साथ ऐसी पिटाई होती थी कि डंडे के साथ में बच्चे की चमड़ी उधेड़ जाती थी, इतना जोरदार मारता था। मतलब बच्चे को ऐसी सजा देते थे कि बच्चा दूसरे दिन तो लाल हो जाता था पूरा, इतना मारते थे। तो फिर क्या किया न्यायालय ने? उस पर रोक लगा दी कि शारीरिक दंड कोई भी विद्यालय का शिक्षक नहीं दे सकता है बालकों को। तो क्या है देखो न्यायालय का ये फैसला क्या है? उपयुक्त है। इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होती है। और ध्यान देना क्या है इसमें, न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों के बिगाड़ने का काम किया है, इससे विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब होता है गलत फहमी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या होगा जल्दी से बताइए इसका साथियों। करेक्ट आंसर जो होगा, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होता है ये जो न्यायालय का ये फैसला है ये उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब होता है साथियों सही है। क्यों? क्योंकि देखो इतना मारना, ध्यान रखना, मारने से आदत और बिगड़ती है, मारने से कभी कोई सुधरता नहीं है। लातू के भूत कहते हैं ना, वो लातू से मानते हैं, लातू के भूत लातू से मानेंगे। लेकिन साहब ये एक कहावत के रूप में राजस्थान में, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप जितना बच्चे की पिटाई करेंगे बच्चा उतना ही बिगड़ता जाएगा, बच्चे सुधरेगा ये मतलब कोई गारंटी नहीं है उसकी। अब मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहना चाहता है आपसे? मेरे सभी साथीगण कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए कि आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है या बुरा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? जो भी है लग रहा है जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 12 जो ये कहना चाहता है कि आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। अपेक्षित का मतलब होता है क्या करे, मतलब पहले की अपेक्षा आप क्या करना चाहिए? तो शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़ें, बिल्कुल सही है। पैसे जो ट्यूशन का धंधा है ना, ट्यूशन का जो व्यवसाय है इसे छोड़ें, बिल्कुल सही है साहब। शिक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे, बिल्कुल सही है साहब। शिक्षक अपने आचरणों में सुधार लाए, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ साहब 13वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। देखो ये कहना चाहता है कि अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि क्या मत है आपका? जल्दी से बता दीजिए मुझे।
तो ध्यान रखना इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं होता है। तो साथियों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना अच्छे पारिवारिक का मतलब ये होता है, अच्छे पारिवारिक का मतलब होता है कलेश उसमें नहीं, कलेश का मतलब होता है साहब लड़े झगड़ा। अगर माता पिता में जितना लड़े झगड़ा हो रहा है ना, तो उसके बच्चे पर 100% प्रभावित होगा उसका बच्चा। वो ये सोचेगा यार मेरे मम्मी पापा इतने लड़ते क्यों होंगे, मतलब उनके विचार मन में ये विचार आएंगे। तो साथियों एक चीज़ मैं बता दूँ, मनोविज्ञान ये कहता है कि जब मतलब पति पत्नी में लड़े झगड़े होता है तो लड़े झगड़े होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर मनोविज्ञान कहता है कि पति पत्नी में लड़े झगड़े होने से उनके बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो देख लो आप, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। देखो छोटी छोटी बातों को हमें, देखो ज़िंदगी में शिकायतें तो होती रहेगी, लेकिन लड़ाई झगड़े शिकायतें तो ज़िंदगी भर रहेगी। आज इन्हें ये नहीं किया, आज उसने ये कर दिया, उसने ये गलत सही कर दिया, ये कर दिया, मतलब तो देखो जहाँ तक हो सकता है एडजस्ट करो, और आवश्यकता से अधिक एडजस्ट भी मत करो, ठीक है। तो मैं अब चलना चाहूँगा 14% की ओर। 14% स्क्रीन पर आता है, 14% आ गया है स्क्रीन पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे, ये कहना चाहता है प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, ध्यान देना। देखो प्रश्न 14 है, क्या कहना चाहता है, मैं इसको स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, फुल स्क्रीन पर कर दिया है मैंने। प्रश्न ये कहना चाहता है कि किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातें को तब तक ध्यान रखना, तब की तब, मतलब ये कहना चाहता है हम क्या कर रहे हैं, कार्य की योजना बना रहे हैं, और बहुत सी बातों को क्या करना तब की तभी सोची जाए, उक्ति पर छोड़, मतलब ये क्या बोलना चाहता है, सोची जाए, सोचनी चाहिए उसी समय में सोची जाए, और उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, आप तो ये समझ लो इस प्रश्न को कि जब हम कार्य की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें उसी की, मतलब उसी समय हमें क्या करें, सोचनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या विचार है। तो ध्यान रखना, एक निराशावादी विचार, मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक आशावादी विचार, क्या विचार है आपका, ध्यान रखना। देखो प्रश्न का, आप कार्य की योजना बना रहे हो और कार्य की योजना में आपको कुछ बातें उसी की उसी समय सोचा जाए। देखो जरूरी नहीं है ये मूर्खतापूर्ण विचार होता है, कुछ बातें बाद में भी सोचनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो हमारा दिमाग जो है ना अलग अलग स्थिति पर अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से पेश करता है। अब मैं 15% की ओर पेश करता हूँ। देखो 15% स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ साथियों, 15% भी इंपॉर्टेंट ही है। ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मतलब शिक्षक बात ये कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, जो मैं कहता हूँ उस पर आचरण करो। मतलब आचरण करने का मतलब ये होता है कि वैसा जो मैं कहता हूँ, देखो जो मैं क्या कह रहा है, जो मैं करता हूँ, मतलब जो शिक्षक करता है उस पर तो आप ध्यान मत दो, और जो शिक्षक कहता है उस पर आप क्या करो, वैसा व्यवहार करो। तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर ध्यान देना साथियों, समाज एक दिशाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। समाज दिशाहीन कैसे हो जाएगा, क्योंकि यार आप खुद बताओ, आप तो धूम्रपान कर रहे हो, शिक्षक बोल रहा है कि मैं तो बीड़ी सिगरेट पीऊंगा, लेकिन उसके विद्यार्थी को क्या बोल रहा है, तुम्हें मैं कहूँगा वो करेगा। विद्यार्थी घंटा ही नहीं मानेगा उसकी बात, विद्यार्थी बोलेगा तू कौन होता है हमें हमें रोकने वाला, ठीक है ना। ये विद्यार्थी के शब्द रहेंगे ये। तो पहले क्या करेगा, शिक्षक जो करता है वही विद्यार्थी करेगा, ठीक है ना। जो शिक्षक कहता है वो विद्यार्थी नहीं करेगा, जो शिक्षक करता है वो विद्यार्थी करेगा। तो अब मैं 16% की ओर चलना चाहूँगा। 16% स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। देखो 16% ये है कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है आपसे कि यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे। ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे, जैसे कि अभी मान लो मैंने आपको 0% लेकर आया था, आप उसमें ईमानदारी नहीं करे, तो मैं एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकता हूँ ये बताना है आपको। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा, जल्दी से मुझे बताइए, आप सभी जने ऑप्शन को पढ़ के जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, उसको बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, उससे बतलाएंगे, ठीक है। मैं 17% की ओर चलना चाहता हूँ। 17% स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो 17% ये है आपको कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार, मतलब कोई भी कार्य आप करना चाहते हो इससे पहले उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आपके विचार क्या है इसके। तो इसका देखो पहला ऑप्शन है कि समय का ये है। तो देखो समय बर्बाद नहीं होता है, योजना बनाने से कभी भी समय बर्बाद नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य की सफलता का द्योतक। द्योतक का मतलब होता है सफलता का घोतक, घोतक का मतलब परिचय, इसको परिचय बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, परिचय, परिचय भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, कार्य की सफलता होगी उसका ये परिचय देती है कौन, हमें कार्य की योजना देती है। 18% की ओर में चलना चाहता हूँ। देखो 18% आपके सामने स्क्रीन पर मैंने पेश कर दिया है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है कि, ध्यान देना, आपको क्या बताना है कि आपके छोटे भाई बहन है, ये क्या है कि समय का सही उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने के समय टीवी देखते, तो आप क्या करेंगे। तो साथियों क्या करेंगे, आप जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को देखकर मेरे को आंसर दीजिए जल्दी से।
तो इसका देखो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा, किसको जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। ध्यान देना डी को जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि उन्हें समझाएंगे कि पढ़ते और ध्यान ना उन्हें समझाएंगे आप ही पढ़ते समय टीवी न देखे, क्योंकि देखो ध्यान टीवी पे चला जाएगा और टीवी पे जाने से क्या होगा आपका फिर पढ़ाई में उतना मन नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा आज देखो ये क्या है कि टेक्निकल टीम हमारे प्रश्न तैयार करती है, तो इन्होंने अशुद्धियाँ बहुत कर दी है आज, ठीक है ना। तो इनको कम बोलेंगे कि कल इनको सुधारा जाए, क्योंकि देखो आज बहुत ही ज़्यादा अशुद्धियाँ कर दी उन्होंने। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न है 19वां प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार। तो कैसे होते हैं, विद्यालय के परिसर में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घर की चार दीवार के अंदर और बुरी संगति से। तो किसमें होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान देना चाहते हो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरी संगत में रहने से असामाजिकता के गुण उसमें होते हैं। मैं 20वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है। देखो क्या करना चाहता है प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि 20वां प्रश्न ये जटिल समस्या आपको प्रेरित करती है, जटिल समस्या है ना आपको प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए और कम कार्य करने के लिए। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका करेक्ट आंसर। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, जटिल समस्या जो है ना हमें प्रेरित आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। तो साहब ये 20 प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी मेरे साथीगण है ना, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आप जैसे 20वां प्रश्न का आंसर क्या लगा रहे हो, ए लगा रहे हो, तो ऐसा कमेंट करके मेरे को जरूर बता रहे होंगे, आप बता भी रहे हैं। और साथियों 0 प्रश्न का आंसर सभी जने देंगे, मेरे को ईमानदारी से कमेंट करके जरूर देंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो 0 प्रश्न का आंसर जरूर दे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बीएसटीसी की तैयारी को बहुत ही दृढ़ रखे, बहुत कठोर रखे, क्योंकि बीएसटी का एग्जाम नज़दीक है, पीटीसी का एग्जाम भी आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।